स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा क्लास जारी है और इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 4 का 3 टॉपिक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास मिलेगा। तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको नोट्स दिया गया है तो आप लोग नोट्स से तैयारी कीजिएगा और हमारे इस क्लास वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, तो आप नोट्स से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक नोट्स नहीं लिए है या नोट्स लेना चाहेंगे तो टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिल जाएगा। दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स से रिलेटेड सारे डिटेल्स में मिल जाएंगे। सेशन 2019-21 की बात की जाए तो हमारे नोट्स, क्लासेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन के माध्यम से तैयारी कराया गया था, जिसमें पूजा जी, सौमित्र जी और सनया जी ने 88-87% तक रिजल्ट किया था। इसके अलावा हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे शुभम जी, आदित्य जी और भार्गव जी, इन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किया था। तो इस दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा होगा इस पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा 9110-911552। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 टॉपिक्स एक साथ वीडियो देंगे फाउंडेशन पेपर 4 का, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पाठ्यक्रम और सिलेबस का कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फाउंडेशन पेपर 4 का 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 3 शैक्षिक तकनीकी के उपागम, टॉपिक नंबर 4 पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु और टॉपिक नंबर 5 पाठ्य योजना, उनका डिटेल्स। तो ये तीनों टॉपिक्स का इस वीडियो में क्लास कवर करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों को, अपने कॉलेज के साथियों को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सबकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी हो और एक बेहतर स्कोर कर सके। तो चलिए आज का 3 टॉपिक्स एक ही क्लास में कवर करेंगे। टॉपिक 3 पहला स्टार्ट करेंगे शैक्षिक तकनीकी के उपागम, और अगर आपको इनका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो हमें व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है, आपको नोट्स का डिटेल्स और नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक 3 शैक्षिक तकनीकी के उपागम को विस्तार से लिखिए। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक एक करके तीनों टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला टॉपिक हम यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं वो है शैक्षिक तकनीकी के उपागम और उनका विस्तार से वर्णन लिखने के लिए आ सकता है। मतलब जो शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो यूज किया जाता है वो कितने तरह के उपागम होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले बता देते हैं 3 तरह के जो है शैक्षिक तकनीकी के उपागम है। तो चलिए एक एक करके आपको क्लास देते हैं। पहला नंबर कठोर शिल्प उपागम, जिसमें इंग्लिश में है हार्डवेयर अप्रोचेस, ठीक है। तो इंग्लिश वाला याद रखिएगा, हिंदी वाला भी। कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोचेस। शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम कहलाता है। कठोर उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह उपागम भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर आधारित है। इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी से हुआ है। तो देखिए शिक्षण में जो अभियंत्रण के मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो सारे शैक्षिक तकनीकी का प्रथम या कठोर उपागम या फिर हार्डवेयर अप्रोचेस कहलाता है। कठोर उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत चलचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि हैं। तो देखिए इन सभी शैक्षणिक अभियंत्रण जैसे आपका चलचित्र यानी टेलीविज़न, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये प्रोजेक्टर, ये सारा चीज़ जो है कठोर उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोचेस के अंतर्गत आते हैं। यानी वे सभी सामग्री जो शिक्षा में प्रयुक्त होते हैं तकनीकी उपकरणों से, ठीक है। और ये करता है क्या है, इसका माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इनका संबंध
केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान को संचित करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना और ज्ञान का विस्तार करना संभव हो सका है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम उल्लेख ए लैमिस्डेन ने किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। लैमिस्डेन वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों को कठोर उपागम कहते हैं। इनकी परिभाषा दी गई है, देखिए परिभाषा है डेविस के अनुसार कठोर उपागम, यानी देखिए यहाँ पे आपको इसीलिए कंप्लीट क्लास दे रहा है क्योंकि कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कठोर उपागम और मृदुल उपागम में क्या संबंध है या क्या अंतर है, उनका डिटेल्स में वर्णन करें। तो फिर इसीलिए आपको डिटेल्स में क्लास दे रहे हैं। तो कठोर उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोचेस के लिए जो डेफिनेशन दिया गया है, पहला है डेविस के अनुसार कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है और जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा सकता है। यानी कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षा प्रणाली में जो है भौतिक विज्ञान का उपयोग है। मैरिलम निक्सन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी उपागम का कार्य व्यक्ति एवं समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। चलिए यहाँ पे दिखा देता है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स में क्लास हो जाएगा कि श्रव्य कठोर उपागम, दृश्य कठोर उपागम और दृश्य श्रव्य कठोर उपागम, यानी 3 तरह के कठोर उपागम होते हैं। एक श्रव्य जिसको सुनकर शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, टेलीफोन वार्ता, भाषा प्रयोगशाला, आकाशवाणी, स्टूडियो रिकॉर्डर, मानव शौर। दूसरा दृश्य कठोर उपागम है जो दृश्य यानी दिखाया जा सकता है, जैसे मॉडल, चित्र तथा पोस्टर, ब्लैक बोर्ड यानी सैम्पट, मैजिक लैंटर्न, पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, रेखा चित्र तथा खाके, वास्तविक पदार्थ, चित्र दर्शक, मानचित्र, ग्लोब, संदर्भ पुस्तकें, एटलास आदि। और दृश्य श्रव्य कठोर उपागम जो कि आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, जैसे दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोजर सर्किट टेलीविज़न, वीडियो कैसेट, प्रयोगशाला, कार्यशाला, ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट। ये हुआ आपका श्रव्य दृश्य कठोर उपागम। तो चलिए अब दूसरा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये है अगला टॉपिक है मृदुल उपागम, ठीक है। तो तीसरा 3 तक जाएंगे इसका, फिर इसका कंप्लीट क्लास हो जाएगा। तो मृदुल उपागम जिसको दूसरा नाम है कोमल शिल्प उपागम भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, और इसका दूसरा एक और नाम है इंग्लिश में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, और पहले वाला था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम या फिर मृदुल उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। कठोर उपागम विज्ञान और तकनीकी पर आधारित ना होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। कोमल उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है जिससे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। कठोर उपागम का संबंध उद्देश्य के व्यवहारिक रूप, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण की युक्तियों एवं मूल्यांकन से होता है। संक्षेप में कोमल उपागम के अंतर्गत इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि तकनीकी एवं मशीनी उपागम के माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ आदि कोमल उपागम है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थर देखिए, 1 मिनट इसमें आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए कठोर उपागम तो हो गया, कोमल उपागम में क्या होता है, इसमें शिक्षण विधि और प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, इन सभी का जो है मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिसमें शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ, ये सारे चीज़ आते हैं। परिभाषा देखिए अर्थर मेल्टन, इसके बाद आपको यहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे, उसका उदाहरण भी देंगे, ठीक है, क्या किसके उसको कठोर उपागम और मृदुल उपागम। वैसे आप लोगों को कठोर उपागम तो बता दिया है, इस वीडियो में आप लोग अभी आगे मृदुल उपागम का उदाहरण बताएंगे।
तो एक परिभाषा आप लोग इसको ध्यान में रखना है आर्थर मिल्टन का। आर्थर मिल्टन 1959 ने एक कोमल उपागम के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह तकनीकी सीखने के मनोवैज्ञानिक पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। अगला देखिए, अब यहाँ के उदाहरण देते हैं आपको। देखिए, जैसे आप लोगों को कठोर उपागम बता दिए, सैम्पर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीसीआर एवं मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आपका खाली कागज। तो उसी तरह आपका मृदुल उपागम के उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे चौक का कार्य, ट्रांसपेरेंसीज, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्ड डेट सामग्री, लिखित सामग्री, ये आपका मृदुल उपागम। आप चलिए, प्रणाली विश्लेषण उपागम भी होते हैं, तो इसका क्या है देख लेते हैं। सिस्टम एनालिसिस अप्रोचेस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नवीन प्रबंध तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इस विचारधारा को शिक्षण तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम के नाम से जाना जाता है। इसे शैक्षणिक प्रबंध भी कहा जाता है। शिक्षा प्रशासन में प्रबंध को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर इसे अधिक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेश से होता है, जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों या समस्याओं का उजागर करना होता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसका समाधान निकालता है। इस प्रकार प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय के प्रबंध, प्रशासन और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाया जा सकता है। शिक्षा में प्रणाली उपागम नवीन समस्या समाधान प्रविधि है। यह सभी पक्षों और घटकों के साथ शिक्षा को संपूर्णता में देखता है। शिक्षा के घटक, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण माध्यम, पाठ्यवस्तु, अनुदेशन प्रणाली, भौतिक पर्यावरण तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन। तो इन सारे चीज़ों में जो है इनका प्रयोग होता है, ठीक है, प्रणाली विश्लेषण उपागम का। यानी इसका काम है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुदेशनात्मक लक्ष्यों और व्यावहारिक उद्देश्यों को परिभाषित करना और उन्हें व्यावहारिक रूप में लिखना होता है। विविध संचार माध्यमों में प्रकरणों द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति क्रियाकलाप निश्चित करना होता है। छात्रों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को चिन्हित करना है। विषय के प्रभावशाली अधिगम के लिए समुचित विधियों का चयन के लिए विविध करना। समुचित अधिगम अनुभव का चयन करना। इन अनुभवों के लिए संबंधित प्रकरणों, संचार माध्यमों तथा संसाधनों को छांटना, ठीक है। अब इसका एक डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है। सिल्वन के अनुसार शैक्षिक उपागम प्रणाली पर भागों और उनके अंतर संबंधों की पहचान करने के लिए मौजूदा सिस्टम पर विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों का कि कठोर शिल्प तथा कोमल शिल्प उपागम के उपयोग और आवश्यकता तथा महत्व को लिखें। तो इसका क्या क्या महत्व और आवश्यकता है, चलिए आपको एक ही यहाँ में समझा देते हैं और इसको क्लास देते हैं। तो यूज, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। जो हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग और महत्व। यह उपागम विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य तथा सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षित, रोचक, जीवंत बनाने में समर्थ होते हैं। तीसरा, इन दोनों उपागम का प्रयोग छात्रों की रुचि जागृत करने, उन्हें जिज्ञासु बनाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अगला, इन उपागमों के प्रयोग से पाठ्यक्रम छात्रों को अधिक संरचनात्मक तथा अस्पष्टता महसूस होती है। यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखकर उचित शिक्षण प्रणाली का उपयोग प्रभावशाली बनाने को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन उपागम के प्रयोग से छात्र अधिक से अधिक उत्साहित होकर कक्षा कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। यह दोनों उपागम शिक्षकों तथा छात्रों के समय, शक्ति तथा स्रोतों का सही उपयोग करने में सहायक होते हैं। कम समय एवं कम शक्ति में अधिक से अधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम करना इनकी विशिष्टता होती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है कठोर उपागम और मृदुल उपागम, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में अंतर लिखने के लिए भी आ जाता है। तो इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लास इसका भी दे देते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कठोर उपागम, दूसरी तरफ है कोमल उपागम। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है और कोमल उपागम में देखिए इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहा जाता है। इसे कठोर उपागम, पहले हम यहाँ पे कठोर उपागम का पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कोमल उपागम को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले कठोर उपागम का,
इसे मशीनी उपागम के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे अनुदेशन तकनीकी के नाम से जाना जाता है। कठोर उपागम इसका मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है। कोमल उपागम इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। कठोर उपागम इसका आविर्भाव भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से हुआ है। इसका आविर्भाव शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है। यह उपागम अनुदेशन तथा व्यवहार पर आधारित है। सिल्वरमैन ने इस उपागम को सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है और सिल्वरमैन ने ही इसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। यह एक उत्पादजन्य उपागम है और यह एक प्रक्रियाजन्य उपागम है। यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से अर्पित करता है। इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग 1964 में ए लैम्पस्टेन ने किया था। इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग B.S. स्किनर ने किया था। P.F. स्किनर ने किया था। इस उपागम का अर्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से है और इस उपागम का अर्थ शिक्षण में शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों के प्रयोग से है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट क्लास। अब टॉपिक नंबर 4 और उसके बाद फिर टॉपिक नंबर 5 भी इसी में क्लास देने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाठ्यक्रम और साथ में आपका सिलेबस यानी पाठ्य वस्तु के बारे में भी आप लोगों को क्लियर यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसका टॉपिक नंबर 4 पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का शब्द है। इसे अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम को जो इंग्लिश वर्ड है वो है करिकुलम और कैरिकुलम शब्द आया है आपका लैटिन भाषा से। और कौन सा वर्ड? तो क्यूरर से आया है और इसका अर्थ है दौड़ना। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम का अर्थ अध्ययन में आने वाले सभी क्रियाओं तथा विषयों से लिया जाता है। देखिए एक्चुअली अगर आपको बताया जाए, बाकी तो हम यहाँ पे आपको क्लास देने जा रहे हैं, इसको इस तरह समझ लीजिएगा। पाठ्यक्रम क्या है? जो आपके पढ़ाई के लिए एक बनाई जाती है पैटर्न, वही आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, आप चलिए आगे और क्लास देते हैं तो और धीरे धीरे डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम का अर्थ अध्ययन में आने वाली सभी क्रियाओं तथा विषय से लिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी अनुभवों से हैं जो कक्षा, विद्यालय, खेल का मैदान एवं अन्य सहगामी क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षा प्रक्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करे, किसी भी शिक्षण पद्धति का अनुसरण करे या फिर कोई भी विषय पढ़ाए, उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के बिना ना तो वह शिक्षण को व्यवस्थित कर पाता है और ना ही शिक्षा के व्यापक तथा तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है। पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने क्या कहा है? देखिए, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में यानी शिक्षक के हाथों में एक औजार यानी साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु यानी छात्रों को अपने कक्ष यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। पाठ्यक्रम क्या है और कनिंघम ने कितना बेहतरीन तरीके से उदाहरण दिया है। अगर आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हैं तो इसका आंसर भी आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या है? कनिंघम ने अपनी सब पाठ्यक्रम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक जैसे कलाकार के हाथों में है और उनके पास एक औजार है यानी साधन है और इनकी सहायता से वह अपनी वस्तु यानी उस स्कूल के छात्र को अपनी कक्षा यानी क्लास के यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण सत्र में एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये अधिगम अनुभव ही किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम बनाते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा चलिए इसके बारे में दिखा देते हैं। डेफिनेशन करिकुलम। तो पहले आपको तो कनिंघम के बारे में जरूर लिखना है डेफिनेशन, कि कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूलों में ढाल सके। एक और डेफिनेशन देखिए हॉर्न महोदय के अनुसार, पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है
जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। अब चलिए क्लास देते हैं पाठ्यक्रम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता है ये भी आप लोग इसको क्लास कर लीजिए पूरा, इसका भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए आप लोगों को पॉइंट वाइज एकदम बेटर तरीके से आप लोगों को जो है नोट्स बनाया गया है। और ये नोट्स अगर आप जिसको भी मिला है आप लोग नोट्स से तैयार कीजिएगा। अगर बाकी कोई स्टूडेंट नोट्स लेना चाहेंगे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता, पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है उसी के आधार पर पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बनाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार यानी बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रविधि में वृद्धि की जाती है। प्रवृत्ति में पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। तो अब चलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य का क्लास देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास करना है। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, यानी छात्रों में जो नैतिकता और चारित्रिकता का विकास करना, ये भी पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य, पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का चौथा उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम का पांचवा उद्देश्य पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविका उपार्जन योग्य बनाना है। पाठ्यक्रम का छठा उद्देश्य छात्रों के समझने के स्तर को आसान यानी ईजी बनाना। पाठ्यक्रम का अगला उद्देश्य सातवां छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता यानी बेस्ट लाना। ये हो गया कंप्लीट क्लास। तो चलिए अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, फिर आपको अगला क्लास देंगे पाठ्य योजना से रिलेटेड। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लिखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या आंसर लिखना है, चलिए आपको क्लास देते हैं। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सेम कंटेंट है, बस लैंग्वेज चेंज आपका यहाँ पे हिंदी में है। पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच चिंतन रखने वाले विद्वानों द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की सभी शैक्षिक प्रक्रियाएं पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। यानी पाठ्यक्रम का जब निर्माण करना होगा तो कोई अनुभवी और जो सोच चिंतन रखने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभवी, वैसे ही विद्वानों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की सारी शैक्षिक क्रियाएं इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आपको बस कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी को आप लोग ध्यान में रखना है। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो, और बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स में लिखा है उसको बस आप लोग को समझ जाना है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई अनेक उद्देश्यों पर आधारित हो। सभी विषयों का उद्देश्य छात्रों का सृजनात्मक विकास करना है। तो पाठ्यक्रम में रचना संबंधी प्रकरणों को शामिल किया जाए जो बालक की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक हो। दूसरा सिद्धांत पाठ्यक्रम का मानसिक स्तर के अनुकूल। आज संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित है, यानी बच्चों पर केंद्रित है। इस तथ्य को सभी स्वीकारते हैं कि बालक उस विषय को आसानी से आत्मसात कर सकता है जो उसकी रुचि, अधिगम क्षमता, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। यदि बालक प्राकृतिक दृश्यों या घटनाओं में रुचि रखता है तो पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री का चुनाव किया जाए जिसमें प्राकृतिक दृश्यों आदि का चित्रण हो, यानी बाल केंद्रित शिक्षण होनी चाहिए। और इस सीटेट में भी आप लोग का इसी तरह से अगर पॉजिटिव जो वर्ड टैग वर्ड आते हैं तो अगर बाल केंद्रित वाला क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर ज़्यादातर मैक्सिमम वही होता है। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि बच्चा हमेशा सक्रिय रहना चाहता है। स्वयं करके सीखा ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। वातावरण के साथ एकीकरण। चौथा है वातावरण के साथ एकीकरण। शिक्षा बालक को जीवन के साथ
सामंजस्य करना सिखाती है। अतः पाठ्यक्रम में बच्चे के जीवन से संबंधित घटनाओं को शामिल करें ताकि वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर सके। पॉइंट नंबर 5, समन्वय का सिद्धांत। ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है। विभिन्न विषय ज्ञान की उप इकाई है और उनमें आपस में सह संबंध होता है। भाषा एक कौशल है जिसमें हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी कौशलों को विकसित करने के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री ली जाती है वह विभिन्न विषयों से संबंधित होनी चाहिए। छठा सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। भाषा का अध्ययन करने से ही बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण करने में समर्थ होता है। अतः भाषा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करके समाज के उपयोगी सदस्य बना सके। सातवां सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिचित और ठोस तथ्यों की सहायता से अपरिचित और सूक्ष्म तथ्यों को जाने, इससे अधिगम में निरंतरता बनी रहती है। आठवां सिद्धांत, लचीलापन। पाठ्यक्रम में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा होना जरूरी है ताकि पाठ्यक्रम में बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं को स्थान देकर पाठ्यक्रम को रूढ़िवादी होने से बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 9, इकाइयों में विभाजित। पाठ्यक्रम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होनी चाहिए। प्रत्येक इकाई के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। इससे पाठ्यक्रम सुबोध, स्पष्ट और सुगज्य होता है। तो इतना सारा आप लोगों को सिद्धांत जो है रखना है। अब चलिए एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो जो आप लोगों को दिया गया था उसी को यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल्स कर दिया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्ट टॉपिक्स है टॉपिक नंबर 5, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या यानी पाठ्य वस्तु में अंतर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक का क्लियर करेंगे और 3 टॉपिक यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पाठ योजना का कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो पाठ योजना के लिए आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या यानी पाठ्य वस्तु में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को विषय को समझने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसमें वे समस्त क्रियाएं शामिल की जाती है जो क्रियाएं बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जबकि सिलेबस में विद्यार्थियों के विषय को अच्छी तरह से समझने का अवसर नहीं मिलता है। दूसरा का इसका अंतर देखिए, यदि इसके क्षेत्र को देखा जाए तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। शिक्षार्थी के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष से यह संबंधित होता है, जबकि पाठ्यचर्या का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, जिससे केवल इस बात का ज्ञान होता है कि विभिन्न स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की समस्त क्रियाएं शामिल की जाती हैं, जैसे खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पर्वों का आयोजन, एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग आदि कार्यों का आयोजन आदि का समावेश होता है। जबकि पाठ्यचर्या यानी सिलेबस के अंतर्गत केवल शिक्षण विषयों के प्रकरण यानी टॉपिक्स ही शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार इसका स्वरूप अत्यंत सुनिश्चित होता है। चौथा अंतर, पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक है, यह बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है, जबकि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के इस लक्ष्य में उसका एक साधन मात्र ही है। यह रटी हुई प्रक्रिया को महत्व नहीं देता है। पाठ्यक्रम तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है, यानी पाठ्यक्रम में रटने की प्रगति नहीं होती है, तथा बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। जबकि सिलेबस में यानी पाठ्यचर्या में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। छठा पॉइंट, पाठ्यक्रम बालकों के जीवन के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, भावनात्मक तथा मौखिक के विकास से संबंधित है। इसकी सहायता उनके व्यवहार में उचित परिवर्तन आता है, परंतु पाठ्यचर्या केवल बालकों के परीक्षा में उत्तीर्ण करने से संबंधित होता है। सातवां पॉइंट, पाठ्यक्रम का रूप व्यापक होता है, इसमें लिखित, मौखिक और पुस्तकीय एवं व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। तो जिन स्टूडेंट को नोट दिया गया है आप लोगों को नोट्स में ऑलरेडी है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, परंतु पाठ्यचर्या में मौखिक, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक होता है। इसका संबंध
केवल मानसिक विकास से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण करता है और पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रस्तुत विधि का निर्माण करता है। तो ये रहा कंप्लीट क्लास, 3 टॉपिक्स एक साथ कवर कर दिए। आने वाले दिनों में और भी आप लोग का क्लास होगा, मैराथन क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।